सुप्रभात विद्यार्थियों। महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में। इससे पहले हम आधुनिक काल के सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा कर लें। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर व कुछ प्रमुख व्यक्तियों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर आदि प्रकार से उनका वर्गीकरण किया है। जैसे भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि। इसके अलावा जो गद्य की विधाएं हैं उनका उपभेद किया गया। जैसे उपन्यास काल है, उपन्यास काल में भारतेंदु युग प्रेमचंद है, प्रेमचंद पूर्व है आदि। तो हम बात करेंगे भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रारंभिक काल माना जाता है और भारतेंदु युग की समय सीमा विद्वानों ने 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी है। इस दरमियान जो कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इसकी जो खड़ी बोली है उसमें भी इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। और भारतेंदु युग में बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना, समाज का यथार्थ चित्रण आदि प्रकार से वर्णन किया है। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों में हम नाम ले सकते हैं स्वयं भारतेंदु जी का, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि साहित्यकार इनके भारतेंदु मंडल में आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युग के जो साहित्यकार हैं उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट के भरी हुई है। जो उन साहित्यकारों का समय था उस वक्त भारत में 1857 की क्रांति लगभग खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोगों में अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते थे और उनको जगाने का, उन्हें जागृत करने का, समाज को, देश को जागृत करने का कार्य तत्कालीन साहित्यकारों ने किया, जिनमें भारतेंदु युग के साहित्यकारों का नाम हम सर्वोपरि रखते हैं। जो आगे परवर्ती कवियों ने भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया, जिसमें हम द्विवेदी युग के साहित्यकारों का नाम ले सकते हैं। राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भारतेंदु जी ने बहुत अपने पदों की रचना की है। उसमें राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने का संदेश है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं भारतेंदु जी के। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। ये जो अंग्रेज हैं ये भीतर भीतर पहले व्यापार करने आए थे और भीतर भीतर घुसते चले गए और हमारा सारा रस चूस लिया। हंसी हंस के तन मन धन मुँह से, और हम हंस हंस कर हमारे तन मन धन सभी को इन्होंने मूसे के समान कुतर दिया है या समाप्त कर दिया है।
या अधिकार कर लिया है। जाहिर बातन में अति तेज और उनकी बातों में अति तेज ओजस्विता, घमंड आदि दिखाई देता है। क्यों सखी साजन, एक सखी दूसरी सखी से पूछती है क्या वह साजन है। दूसरी सखी प्रत्युत्तर में कहती है कि नहीं अंग्रेज। वो कौन है? अंग्रेज। ये भारतेंदु जी कुछ शकुने हैं, ये बहुत फेमस हुए थे उस वक्त। दूसरा उदाहरण देखिए जिसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास चरमोत्कर्ष पर है। अंग्रेजी राज सुख साज साजे, अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारतेंदु जी भारतीयों को जागृत करने के लिए ये कह रहे हैं कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, सभी शासन के सुखों का भोग कर रहे हैं और बेधन, यहाँ का जो धन है, हमारे भारत का जो धन है वो विदेशों में निरंतर जा रहा है। तो ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही निर्लज्जता की बात है, लज्जा की बात है। इसलिए अब हे भारतीयों, अभी तो आप जगो। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों की या भारतेंदु युग की जो विशेषता है उनमें दूसरी विशेषता है समाज की दुर्दशा का चित्रण है। समाज की दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने तत्कालीन समाज में व देश में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ थी, उनका यथार्थ चित्रण किया है। और अंग्रेज किस प्रकार से समाज व देश पर अत्याचार करते हैं आम नागरिकों पर, उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं जो भारतेंदु जी का पद है। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई। यहाँ पर भारतेंदु जी कहते हैं कि हम सब भारतीयों को एक साथ होकर रोना चाहिए। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। और इस समय जो भारत की दुर्दशा हो रही है वो मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए हम सब भारतीयों को इस स्थिति के लिए रोना चाहिए या इस स्थिति के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इन पंक्तियों में समाज की दुर्दशा का चित्रण है। आगे देखिए अन्य उदाहरण जो बद्रीनारायण चौधरी जी की पंक्तियां हैं और इसमें पाश्चात्य सभ्यता का जो अंधानुकरण करते हैं उनके लिए व्यंग्य छिपा हुआ है। जब 1857 की क्रांति के बाद में शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ तो जो भारतीय हैं वो विदेशी शिक्षा पद्धति की ओर अग्रसर हुए, वहाँ की संस्कृति की ओर अग्रसर हुए। तो बद्रीनारायण चौधरी जो तत्कालीन साहित्यकार थे भारतेंदु युग के, भारतेंदु जी के मित्र भी थे और उन्होंने उन पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले व्यक्तियों पर व्यंग किया है। आइए देखते हैं। चूसहु चुरुट लाख पर लागत पान, बिना मुँह सून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। चूसहु चुरुट लाख पर लागत पान, बिना मुँह सून, अक्षर चारी पढ़े अंग्रेजी, बन गए अफलातून। बद्रीनारायण चौधरी जी ने कहा है कि जो पान है, पान के बिना मुंह सूना लगता है। और चूसो चुरुट लाख पर, चाहे अपन कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें खा लें, चूस लें, खा लें, लेकिन अपना मुंह बिना पान के बिना सूना लगता है। अक्षर चारे पढ़े अंग्रेजी, लेकिन
4 अक्षर अंग्रेजी के पढ़ने के बाद में अपने आप को अफलातून की भांति मानना या सभ्यता आधुनिकता का प्रहरी मानना, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें देसी वस्तुओं की खरीद पर भी संकेत है कि हमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना है और हमारे देसी चीज़ों का उपयोग करना है, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। विदेशी संस्कृति चाहे देखने में कितनी भी सुंदर हो, आकर्षक हो, लेकिन वो उसकी कुछ बुराइयां हैं जिससे आप अभी अनजान हैं। इसलिए इन पंक्तियों में बद्रीनारायण चौधरी के जो व्यंग्य है वो सटीक बैठते हैं। अगली जो भारतेंदु युग की विशेषता है वो है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता भारतेंदु युग के जो कवि हैं वे ऋतुकालीन जो कवि हैं उनके साहित्य को पढ़कर या रीतिकालीन के जो अंतिम कवि रहे होंगे उनके संपर्क में आने की वजह से उन पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा, वह उन पर श्रृंगारिकता का भी प्रभाव पड़ा। उनके पदों में श्रृंगार को महत्व दिया गया, संयोग व वियोग दोनों को ही अधिक महत्व दिया है और भारतेंदु युग में श्रृंगारिकता का प्रभाव अधिक मिलता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। दूल्ही उलही सब अंगन ते, दिन द्वे ते पीयूष निचोरे लगी। अभी तो शादी के 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन जो दुल्हन है वो ऐसे लग रही है जैसे उससे पीयूष अर्थात अमृत किसी ने निचोड़ लिया, अर्थात उसकी जो सौंदर्यता है उसमें कमी आ गई है, उसकी कोमलता में कमी आ गई है। तो इसमें संयोग वर्णन है। अगला एक वियोग वर्णन का उदाहरण देखिए जो ठाकुर जगमोहन जी का है। पंक्तियाँ, अब यों उर आवत है सजनी। अब ये कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है ये पंक्ति। अब यों उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी के छतियाँ। यहाँ पर कोई वीरानी नायिका अपनी सखी से कह रही है कि अब तो ये आता है कि अब जो मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है, उनके गले लगकर मर जाऊं। अगली जो भारतेंदु युग की विशेषता है वो है भक्ति भावना। ऋतुकालीन कवियों की भांति भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने भी भक्ति परक रचनाएं की हैं, भक्ति परक पदों की रचनाएं की हैं। और जो भारतेंदु युग के प्रतिनिधि साहित्यकार भारतेंदु जी हैं वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते थे। राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित व पुष्टि मार्ग को अपना रखा था उन्होंने और राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और उन्होंने अपने भक्ति भाव पदों की रचना की है। आइए देखते हैं। मैं तो साजन एक ही है, मेरे तो साजन एक ही। भारतेंदु जी श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरे तो साजन एक ही हैं, जगनंद लल्ला वृष भानु दुलारे। अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि माना है। इन पंक्तियों में राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव झलकता है, तो वो राधा को अपना साजन मान रहे हैं। अगला एक उदाहरण देखिए भारतेंदु जी का। इसमें भी राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई दे रहा है। नैन भरी देख लेऊं यह जोरी, नैन भरी देखू लेऊं यह जोरी, मनमोहन सुंदर नर नागर,
श्री वृषभानु किशोरी, अर्थात राधा वल्लभ संप्रदाय में युगल छवि को महत्व दिया है, लेकिन उसमें राधा जी को अधिक महत्व दिया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ वाम पक्ष में राधा जी का स्थान भी रखा जाता है और वहाँ पर राधा जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहता है। अगला एक उदाहरण देखिए राधा कृष्ण दास जी का। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात। ये पंक्ति भी कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है। नेट जेआरएफ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आदि परीक्षाओं में हिंदी में पूछी जाती है कि जो जिन विषयों को, जिन सांसारिक मोह माया को संतों ने तज दिया, उसी में हमारा जो मूर्ख मन है, ये मूर्ख मनुष्य उसी में लिपटा रहता है। और जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, और जो नर बिना डरे मांस खाता है, बिना डरे स्वान सो खात, जिस प्रकार से एक कुत्ता बिना किसी के डरे कुछ ना कुछ खाता रहता है, वैसे ही वो व्यक्ति इन विषयों में लिपटा रहता है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण है भक्ति भावना संबंधित, और भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। उभारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और सो काज। जैसे भी हो हमें उभारो हे ईश्वर, और आपको इसके अलावा और कोई अन्य कार्य नहीं है, क्योंकि आप तो भक्तों की रक्षा करते हो, उन्हें समस्याओं से उबारते हो, इसलिए आप हमें उबारो। तो इस प्रकार इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जो भारतेंदु युग है उसमें भक्ति भावना के प्रचार प्रसार रहा। अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण को भी महत्व दिया है। उन्होंने अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार के वन उपवन, नदी विहार व विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया है। प्रकृति वर्णन के तहत एक पंक्ति है जो एग्जाम में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जामों में। भारतेंदु जी की पंक्ति है, आइए देखते हैं। तरणी तरुण तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरणी तरुणजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परवन परसन, झुके कूल सो जल परसन, हित मनोहु सुहाए। ये पंक्ति कंपटीशन में पूछी जाती है। अगले जो भारतेंदु युग के साहित्यकारों की विशेषता है उसमें है हास्य व्यंग की प्रधानता। हास्य व्यंग की प्रधानता। जो भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं उन्होंने अपने कठिन से कठिन समस्या का निवारण हास्य व्यंग तरीके से अपने काव्य में किया है, और समाज के बुरे विचारों को, बुरी कुरीतियों को उन्होंने हास्य व्यंग के द्वारा हल करने का निश्चय किया है। और प्रताप नारायण मिश्र ने, उन्होंने तो हास्य व्यंग पर विभिन्न प्रकार के निबंध भी लिखे हैं। और भारतेंदु जी हैं, उनके साहित्य में भी
हास्य व्यंग की झलक दिखाई देती है। भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख विशेषता हास्य व्यंग की प्रधानता हम मान सकते हैं। इसके बाद में हास्य व्यंग की प्रधानता ना ही तो ऋतिकाल में मिलती है, ना ही आधुनिक काल में मिलती है। इसके बाद में द्विवेदी युग है, उसमें गंभीरता आ जाती है। छायावादी है तो उसमें भी हास्य व्यंग नहीं है। नई कविता में कहीं ना कहीं और जो नए कवि हैं हरिशंकर परसाई है और अन्य कवि हैं, उन्होंने थोड़ा सा हास्य व्यंग को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारतेंदु युग में भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने हास्य व्यंग को बहुत महत्व दिया है। हंसी हंसी में ज्ञान की बातें कह जाते थे। देखते हैं कुछ उदाहरण भारतेंदु जी के। चूरण साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्ति भारतेंदु जी के नाटक अंधेर नगरी से लिए गए जो एक प्रश्न है। और इसकी एक और पंक्ति मुझे याद आ रही है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। तो ये उस नाटक की, उस प्रहसन नाटक की प्रमुख पंक्ति है जिससे हमें सीख मिलती है कि जिस नगरी का राजा अंधा होता है वो नगरी चौपट होती है, अर्थात अज्ञानी। अंधा का यहाँ अज्ञानी से लिया गया है और ये कहावत सिद्ध भी है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगला कुछ हास्य व्यंग का उदाहरण देखते हैं। मोह जब लागे तब नहीं छूटे, मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मन धन सब कुछ लूटे। जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। यहाँ पर शराब के दुर्गुणों की ओर संकेत किया गया है और हास्य व्यंग के तरीके से व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की है कि ये ऐसी वस्तु है जो मुंह पर लग जाए तो वो छूटती नहीं है। और जाति भी छूट जाती है, मन धन सब कुछ लूट लेती है ये शराब। पागल करे मोहे करे राखे, और ये शराब मुझे पागल करके रखती है। ये शकुने हैं। क्यों सखी साजन, एक सखी दूसरी सखी से पूछती है क्या है सखी, क्या वो साजन है? तो वो दूसरी सखी प्रत्युत्तर में कहती है नहीं सखी, वह शराब है। अर्थात शराब के दुर्गुणों को यहाँ पर हास्य व्यंग के तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगली जो भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता मानी गई है वो है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग के साहित्यकारों या भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता समस्या पूर्ति काव्य रचना का निर्माण करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यकार बैठ के करते थे, सभाएं करते थे और उसमें विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों में एक होड़ मचती थी। एक साहित्यकार एक पंक्ति बोलता था और अन्य साहित्यकार उस पंक्ति पर नई रचना लिखते थे या उस पंक्ति को पूर्ण करते थे। यह कहलाता है समस्या पूर्ति काव्य रचना। तो भारतेंदु युग में ये अधिक पाई गई है। जो वर्तमान में रैपर्स जो गाने गाते हैं उनमें भी कंपटीशन होता है, उसी प्रकार पहले साहित्यकारों में कंपटीशन होता था और वो एक
पंक्ति बोलते थे, फिर दूसरे साहित्यकार उसकी पंक्ति को पूर्ण करते थे। तो इस प्रकार से समस्या पूर्ति नामक रचना हो जाती थी, जिसमें हमारे एक साहित्यकार हैं भारतेंदु युग के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र उनका नाम है, और पंक्ति है पपीहा जब पूछे पीप कहाँ है। ये समस्या पूर्ति पंक्ति है। इसको पूर्ण किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति पर बहुत सारी रचनाएं की गई हैं। अगली विशेषता है ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग रीतिकाल के बाद में आता है, और रीतिकाल के कवियों में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक होता था। तो आधुनिक काल के प्रारंभ में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, जिनमें भारतेंदु युग में भी अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही, साहित्यिक ब्रज भाषा में ही अपने काव्य की रचना की है। लेकिन ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें आरंभ हो गया था। भारतेंदु जी ने बहुत ही साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। आधुनिक काल के अयोध्या सिंह उपाध्याय व मैथिली शरण गुप्त, ये भी प्रारंभ में, श्रीधर पाठक, ये भी प्रारंभ में ब्रज भाषा में ही लिखते थे। लेकिन बाद में जब मैथिली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आए, तो उन्होंने खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ कर दिया, और भारतेंदु युग में ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकांशतः अधिक रहा। खड़ी बोली का भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। और ब्रज भाषा के अलावा भारतेंदु युग के साहित्यकारों ने उर्दू तत्सम व देशज शब्दावली को भी महत्व दिया, और उन्होंने शैलीगत विशेषताओं के अंतर्गत उन्होंने वर्णनात्मक, चित्रात्मक, प्रभावात्मक आदि शैली का प्रयोग किया, और छंद अलंकारों में भी उन्होंने स्वतः ही प्रयोग करते रहे। इस प्रकार ये भारतेंदु युग की सामान्य विशेषताएं रही। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।